आदरणीय सभी भावकों व प्रिय बच्चों, सबको मेरा प्रणाम। मैं फिर उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी का कलांश लेकर। आपने पहले पाठ 1 का होमवर्क पूरा कर ही लिया होगा। आज हम एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बच्चों, आपने चूड़ियाँ तो देखी होगी, हमारी माताएं और बहनें पहनती हैं। तो चूड़ियाँ कितने प्रकार की होती हैं, आपको पता है इस बात का? हाँ, सोचिए कौन कौन से प्रकार की होती हैं चूड़ियाँ। कांच की भी होती हैं और प्लास्टिक की भी होती हैं, रबड़ की भी होती हैं, और एक धातु होती है लाख, तो लाख की भी होती हैं। तो आज का हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो पाठ दूसरा है और इसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इसके जो लेखक हैं वो हैं कामता प्रसाद जी, कामता नाथ जी। कामता नाथ जी का थोड़ा परिचय पहले कर लें, फिर पाठ शुरू करते हैं। कामता नाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 7 दिसंबर 2012 को हुई है। यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 8 साल पहले की बात है जब इनकी मृत्यु हुई है। तो कामता नाथ जी गद्य विद्या के कवि हैं। इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, नाटक आदि लिखे हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं पिघलती बर्फ, आकाश में झांकता चेहरा आदि। ये जो कहानी अपनी कक्षा में आई है इनकी, लाख की चूड़ियाँ, इस कहानी में लेखक हमें शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण गांव में जो उद्योग खत्म हो गए हैं उसके दुख को चित्रित करती है। और ये कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक और आर्थिक नुकसान के कारणों को स्पष्ट करती है। तो इस कहानी में लेखक हमें यह बताना चाहता है कि आज के ज़माने में जो शहरीकरण हो गया है, शहरीकरण का मतलब आप समझते हैं कि लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं और शहरों में उद्योग लग गए हैं बड़े बड़े। तो जो गांव में छोटे छोटे काम धंधे होते थे ना, छोटे छोटे उद्योग होते थे, वो इसके कारण से ख़त्म हो गए। तो उसी दुख को इस कहानी में उन्होंने चित्रित किया है। ये कहानी है, गांव के संबंधों पर भी आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं हम। लाख की चूड़ियाँ। जैसा कि आप ये फोटो में देख रहे हैं, एक गांव, एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ये कुछ बना रहा है। तो इस चित्र को देखते हुए हम कहानी को समझते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं क्योंकि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ये लेखक अपने शब्दों में कहानी बता रहा है कि सारे गांव में जो बदलू था वो मुझे सबसे अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि वो सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बना के देता था। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि लाख है ना, वो एक धातु होती है और उसको पिघला के उसको आकार दिया जा सकता है। जैसे चूड़ी भी बनाई जा सकती है, कुछ और भी बनाया जा सकता है। तो उसको गर्म करते हैं ना, तो वो फिर तरल पदार्थ बन जाता है और फिर उसको आप किसी भी आकार में आप ढाल सकते हो। तो उसी तरह जो वो बदलू था वो लेखक को क्या करता था, गोलियां बना के देता था, इसलिए वो बड़ा अच्छा आदमी लगता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था
तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। इस प्रकार लेखक कह रहा है कि मैं जब भी अपने मामा के गांव जाता था तो मेरे को लेखक वो जो बदलू था वो मेरे को क्या करता था, गोलियां बना के देता था लाख की, और उसमें रंग बिरंगी भी गोलियां बना के देता। जैसे चूड़ियाँ रंग बिरंगी होती है ना, तो लाख को भी अलग अलग रंग करके वो अलग अलग गोलियां बना के देता था। तो लेखक कह रहा है कि मैं जब वापस आता ना गांव से शहर को, तो मेरे पास बहुत सारी गोलियां हो जाती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी ददकती रहती जिसमें मैं लाख को पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो लेखक बता रहा है कि वो जो बदलू था वो क्या करता था, चूड़ियाँ बनाता था। उसके पास मुंगेरियाँ होती थी। मुंगेरियाँ मतलब होता है कि एक गोल है ना मुठियादार लकड़ी की हथी होती है, जैसे अपने हथौड़ी होता है ना, हथौड़ी के पीछे वो डंडी लगी होती है लकड़ी की, इस तरह की होती है। तो उसमें वो लाख को पिघलाकर अपनी भट्टी में और उसके ऊपर चढ़ा के चूड़ियाँ बना लेता और फिर उसको बाद में रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिया मतलब आप समझते हैं, मचिया मतलब चारपाई, चारपाई खाट जिसको हम बोलते हैं, ऐसे माचे पर वो बैठ के काम करता था। मचिया पर बैठ के किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। हाँ, गांव में हम सब जाते होंगे कभी, तो हम देखते होंगे जो पुराने लोग थे ना, वो गांव में बैठ के हुक्का पीते रहते थे। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लाला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठकर इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। इस प्रकार वो जो बदलू था वो बैठा बैठा रोजाना कितने जोड़े बना लेता, 4 से लेके 6 जोड़े तक चूड़ियाँ बना लेता। और वो पूरा जोड़ा जब बना लेता तो वह चुपचाप उसको बेलन पर चढ़ा के रखता, और वो ऐसे लगता था जैसे वो बेलन नहीं होकर के क्या होती थी, नववधू की कलाई होती है। जैसे नववधू का मतलब होता है जो नई दुल्हन होती है, जिनकी शादी होती है, तो वो चूड़ियाँ डालती है ना अपनी कलाई में बहुत सारी। तो बदलू उसको देख करके ऐसे लगता था जैसे नववधू की कलाई हो चूड़ियों को देख के। बदलू मनीहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब जो माता पिता से हमें मिलता है उसको पैतृक बोलते हैं, हमारे पूर्वजों का जो काम हो। तो बदलू था ना, वो उनका भी ये पैतृक काम था, उनके माता पिता ने किया फिर बदलू ने किया, तो ये उनका पैतृक पेशा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब यानी कि जो वो माल बनाता था उसकी बिक्री हो जाती थी, उसकी बहुत बिक्री थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे।
हाँ, उसकी चूड़ियाँ जो वो बनाता था ना, वो इतनी प्रसिद्ध थी कि उसके गांव की सारी महिलाएं पहनती थी और उसके आसपास के गांव की महिलाएं भी उससे ले जाती थी। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि उसके बदले में वो पैसे नहीं लेता था। तो पुराने ज़माने में क्या चलता था, वस्तु विनिमय चलता था। वस्तु विनिमय का क्या मतलब होता है? वस्तु विनिमय का ये मतलब होता है कि एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ ले लेना, यानी कि कोई एक वस्तु दे देना, उसके बदले में कुछ ले लेना। तो वो भी उसके बदले में कोई ना कोई वस्तु ले लेता था, कोई अनाज ले लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आ- आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था, फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। अब ये जो बदलू बनाता था ना चूड़ियाँ, तो वैसे तो वो वस्तु विनिमय के आधार पर बेच देता था चूड़ियाँ, लेकिन जब किसी की शादी होती थी ना, तो फिर उनसे वो मतलब कि अच्छा कुछ लेकर के ही फिर वो चूड़ियाँ देता था, क्योंकि उसका महत्व बढ़ जाता है। दुल्हन जब नया जोड़ा पहनती है ना चूड़ियों का, तो उसका महत्व ज़्यादा होता है। तो इसलिए वो फिर उसके लिए ज़्यादा सामान लेता था, यानी कि अपनी अपने लिए उसको पगड़ी मिलती, अपनी घरवाली के लिए उसको सारे वस्त्र मिलते, बहुत सारा अनाज मिलता। तो इस प्रकार उसको काफ़ी सामान मिल जाता था जब किसी की शादी होती थी। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों चूड़ियों से। हाँ हाँ, बदलू बाकी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था उसका, लेकिन उसको क्या था कि कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी। कांच की चूड़ियों से चिढ़ क्यों थी? क्योंकि स्त्रियां जब कांच की चूड़ियां पहनेंगी तो उसकी चूड़ियां कौन लेगा? यदि किसी भी स्त्री की हाथ में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। हाँ, तो जब वो किसी को भी देखता ना कि इसने कांच की चूड़ियां पहनी है, तो उसको गुस्सा आ जाता था, तो वो फिर उनको दो चार बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो बदलू इस प्रकार उससे मजाक करता था लेखक से। तो लेखक से वो सारी बातें कर लेता था, तो लेखक कहता भी शहर में तो क्या है कि औरतें हैं ना वो सब कांच की चूड़ियाँ पहनने लग गई आजकल। तो बदलू फिर उसको मजाक में कहता था कि शहर में तो सारा कुछ ही होता है, शहर की तो छोड़ो आप। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। तो आज अभी पाठ हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का पाठ आपको बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि समय काफ़ी हो गया, इतनी वीडियो फिर जाती नहीं है और आप भी डाउनलोड नहीं कर पाते। इसके अंत में शब्दार्थ हैं, ये आप देखिए, मैं इसकी आपको फ़ोटो भी भेज दूंगा, और इन शब्दार्थों को आप होमवर्क के रूप में कल करेंगे। फिर अगला पाठ पढ़ के फिर हम प्रश्न उत्तर अगले कालांश में करेंगे।